हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूँ अभिषेक। हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बर्नवाल का हम लोग सोशल साइंस में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे। उसका आज तीसरा क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। वृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। वृहद स्तर पर केंद्रीय प्रथम साम्राज्य का स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। सेड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। सेड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? विशाखदत्त। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? विशाखदत्त में। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक और आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्रा में। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्रा में। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? लकड़ी से। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? लकड़ी से। सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, उसको किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, उसको किस भारतीय राजा ने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर का अवशेष प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र। कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। किसके सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? सम्राट अशोक ने। किसके सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? सम्राट अशोक ने। सेड्रोकोटस जिसे चंद्रगुप्त मौर्य कहते थे और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसमें किया गया है? जस्टिन में। सेड्रोकोटस और सिकंदर महान की जो भेंट का उल्लेख किया गया वह जस्टिन में किया गया है। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को सर्वप्रथम किस शासक ने जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति के द्वारा प्राण त्याग किए। मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया है? मौर्य शासन में भूमि मापन अधिकारी को। मौर्य साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया है? मौर्य साम्राज्य में जो भूमि मापने वाले अधिकारी थे उन्हें कहा गया था। ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? पत्थर की पट्टियों पर। सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ यह स्थान कहाँ स्थित है? पेशावर, पाकिस्तान में। सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाजगढ़ी जो प्राप्त हुआ है वह कहाँ पर स्थित है? पेशावर, पाकिस्तान में। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त जो भाषा है वह कौन सी है? प्राकृत भाषा। अशोक के बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण किससे मिलता है? देव नाम प्रिय प्रियदर्शी यानी देवों का प्यारा उपनाम से।
अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण किसमें मिलता है? देवनामप्रिय प्रियदर्शी में। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला है? श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला है? श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? सम्राट अशोक ने। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन सा था जिसने अभिलेख के माध्यम से शासनादेश जारी किया? अशोक। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेख के द्वारा शासनादेश जारी किया? सम्राट अशोक। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? भाब्रू स्तंभ। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाब्रू स्तंभ। ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की। ब्राह्मी लिपि में जो लिखा गया अशोक का शिलालेख था उसको सर्वप्रथम किसने? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने की सफलता प्राप्त की, यानी सबसे पहले वही पढ़े थे। अशोक ने किस अभिलेख में धम्म महापात्रों की नियुक्ति की सूचना मिली थी? पांचवें बृहद शिलालेख से। अशोक के किस अभिलेख से धम्म महापात्रों की नियुक्ति की सूचना मिली थी? पांचवें बृहद शिलालेख से। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। गुर्जरा शिलालेख कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? अशोक ने। मध्य प्रदेश में जो सांची का स्तूप है उसका निर्माण कौन मौर्य शासक करवाया था? सम्राट अशोक। मौर्य राजवंश के शासकों में सुदूर देश जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। मौर्य साम्राज्य के शासक में भी सुदूर देश जैसे सीरिया और मिस्र के साथ उनके राजकीय संबंध थे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति किस नाम से प्राप्त हुई? कालसी। उत्तराखंड में भी सम्राट अशोक का एक शिलालेख है जिसे कालसी के नाम से जानते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मौर्योत्तर काल। शिमुख किस वंश का संस्थापक था? सातवाहन। शिमुख जो है किस वंश का संस्थापक था? सातवाहन वंश। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? अमरावती में। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? अमरावती में। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? गौमतीपुत्र शतकर्णी। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? गौतमीपुत्र शतकर्णी। गौतमीपुत्र शतकर्णी ने वेनकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेनकटक नाम नगर की स्थापना की। इसे वेदों का आश्रय कहा गया है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 ईस्वी पूर्व। शक संवत प्रारंभ हुआ था इसी ईस्वी से। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? 78 ईस्वी से हुआ था। उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने। उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे का सिक्का किसने जारी किया? कुषाण ने। विक्रम और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्षों का। विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्षों का। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन रहा? सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सातवाहन। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व वंश ने। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व वंश ने। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? पान चाउ ने। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? पान चाउ ने। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? कुषाण वंश। किस वंश का साम्राज्य जो है वह भारत की सीमा के बाहर भी फैला हुआ था? कुषाण वंश का। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व से।
विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व से। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? चेदी। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? चेदी। प्रथम ईरानी शासक कौन था? डेरियस प्रथम। प्रथम ईरानी शासक कौन था? डेरियस प्रथम। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किस लिए प्रसिद्ध था? बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किस लिए प्रसिद्ध था? बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए। किसके सिक्कों पर मातृदेवी उमा का नाम मिलता है? कुषाण शासक। किसके सिक्कों पर मातृदेवी उमा का नाम मिलता है? कुषाण शासक। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए? हुविस्क ने। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए? हुविस्क ने। बुद्ध का अंकन किसने सिक्कों पर हुआ था? कनिष्क। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ था? कनिष्क के सिक्कों पर। योद्धे सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? कार्तिकेय। भारत और यूनानी कला शैली के सम्मिश्रण को गंधार शैली के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने किए थे। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? महायान बौद्ध संप्रदाय से। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? महायान बौद्ध संप्रदाय से। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? शुंग वंश। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता अपनाई और उनका अंत भी हत्या करके ही हुआ? तो शुंग वंश का। भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? मिनांडर। भारत के यूनानी शासक में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? मिनांडर। अब हम लोग गुप्त काल पढ़ेंगे। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त। नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल। नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्णयुग कहा जाता है? गुप्त वंश। प्राचीन भारत में किस राजवंश का शासनकाल स्वर्णयुग कहा जाता है? गुप्त काल का। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? 275 से 550 ईस्वी तक। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? 275 से 550 ईस्वी तक। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त प्रथम शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की। सबसे पहले कौन धारण किया था परम भागवत? समुद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम था देवगुप्त? चंद्रगुप्त द्वितीय। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम था देवगुप्त? चंद्रगुप्त द्वितीय का। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिपि। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के किस विषय में जानकारी मिलती थी? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती थी। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? दिनार। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? दिनार। दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था?
सुश्रुत। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? सुश्रुत। चंद्रगुप्त के नवरत्न में से कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था? छपनक। चंद्रगुप्त के नवरत्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? छपनक। चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं एक विद्वान तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। इसके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह नवरत्न निवास करता था। इसमें कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, शंकु, वेताल भट्ट, अमर सिंह, घटकपर, वराहमिहिर और वररुचि जैसे विद्वान थे। शक एवं गुप्त वंशों के मध्य कितना अंतर था? 242 वर्षों का। शक एवं गुप्त संवतों के मध्य कितना का अंतर था? 242 वर्षों का। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया? रूपक। गुप्तकालीन रजत चांदी के मुद्राओं का क्या नाम दिया गया? रूपक। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। गुप्तोत्तर काल में भारत के प्रमुख किसका आयात किया जाता था? घोड़ों का। गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? घोड़ों का। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? कन्नौज। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? कन्नौज। तीसरी शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? लोहे के यंत्रों और उपकरण हेतु। तीसरी शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? लोहे के यंत्रों और उपकरण हेतु। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? प्रतिष्ठानपुर के लिए माना जाता है। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। हर्ष का शासनकाल कब से कब तक था? 606 से 641 ईस्वी। हर्ष का शासनकाल कब से कब तक था? 606 से 641 ईस्वी तक। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। वैनसंग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। वैनसंग जो है किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में। भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई? सातवाहन काल से। भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई? सातवाहन काल से। कौशेय शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? रेशम के लिए। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? रेशम के लिए। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? ग्राम सभा के हाथ में। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? ग्राम सभा के हाथ में। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? ह्वेनसांग। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? ह्वेनसांग ने। चीनी यात्री इतिसंग ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था? 672 ईस्वी में। चीनी यात्री इतिसंग ने बिहार का भ्रमण 672 ईसा पूर्व में किया था। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? कन्हेरी महाराष्ट्र में। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? कन्हेरी महाराष्ट्र में। पालीताना मंदिर किस नगर में अवस्थित है? भावनगर में। पालीताना मंदिर किस नगर में अवस्थित है? भावनगर में। त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? एलिफेंटा। त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? एलिफेंटा। खजुराहो के मंदिर हिंदू व जैन धर्म से संबंधित है। इसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर व गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से। एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर व गुफा जो है वह किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। पशुपतिनाथ का मंदिर किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। पशुपतिनाथ का मंदिर किस देश में है? नेपाल में। बौद्ध गुफा मंदिरों में कौन सा सबसे प्रसिद्ध है? अजंता की गुफा। बौद्ध गुफा मंदिर में सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? अजंता की गुफा।
एलोरा गुफा जो महाराष्ट्र में, उसका निर्माण किस शासक ने कराया था? राष्ट्रकूट ने। एलोरा की गुफा का निर्माण किस शासक ने कराया? राष्ट्रकूट शासक ने। प्रसिद्ध नौमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में था? सीतापुर। प्रसिद्ध नौशीतारण्य तीर्थ किस जनपद में था? सीतापुर, उत्तर प्रदेश में। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? कृष्ण प्रथम। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? जैन धर्म। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षक प्राप्त था? जैन धर्म। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? नरसिंह देव वर्मन ने। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने। काला पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। काला पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो उड़ीसा में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? नागर शैली में। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? नागर शैली में। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य क्या है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य क्या है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर वहाँ के नष्ट हुए मंदिरों के सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर वहाँ के नष्ट हुए मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और ऊंचा मंदिर है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किस शासकों द्वारा बनाया गया? पल्लव। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया? पल्लव वंश के शासकों के द्वारा। प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु एवं झेलम। प्राचीन नगर तक्षशिला जो है वह किस दो नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु एवं झेलम के बीच स्थित है। ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल सोनगिरी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश। ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल सोनगिरी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी, कर्नाटक में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी, कर्नाटक में। आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ जो उत्तराखंड में है, शारदा मठ द्वारका में है, गोवर्धन मठ पुरी में है, वेदांत मठ श्रृंगेरी की में है, उसकी स्थापना की थी। किसने? आदि शंकराचार्य ने। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? मंदिर रचना शैली का। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? मंदिर रचना और शैली का। गंगैकोंडचोलपुरम के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राजेंद्र चोल ने। गंगैकोंडचोलपुरम के मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया? राजेंद्र चोल ने। राजराज चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? द्रविड़ शैली का। राजराज चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? द्रविड़ शैली का। बोरोबदुर का प्रख्यात स्तूप कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। बोरोबदुर का प्रख्यात स्तूप कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? पुलकेशिन द्वितीय को। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? पुलकेशिन द्वितीय को। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? पल्लव वंश ने। मामल्लपुरम के रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? पल्लव वंश के शासक ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने।
पांड्य राज्य किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? मोतियों के लिए। पांड्य राज्य किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो मोती के लिए। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवकीर्ति किस आकृति की है? चतुर्भुज की। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस आकृति की है? किस आकार की है? चतुर्भुज आकार की है। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। कालिदास का नाम का जो उल्लेख है वो किस लेख में है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। चोलों का राज्य किन क्षेत्रों में विस्तृत था? कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भागों में। चोलों का राज्य किन क्षेत्रों में विस्तृत था? कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भाग में। किस राजवंश के शासक ने अपने शासनकाल में ही अपनी उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल वंश। किस राजवंश में अपने शासनकाल में ही उत्तराधिकारी घोषित करते थे? चोल वंश में। चोल साम्राज्य का अंततः किसने समाप्त किया? मलिक काफूर ने। चोल वंश को अंततः किसने समाप्त किया? मलिक काफूर ने। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किस शिलालेख में हैं? उत्तर मेरूर। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किस शिलालेख में हैं? उत्तर मेरूर। इसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? कुलोत्तुंग प्रथम। किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? कुलोत्तुंग प्रथम। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाले शासक कौन थे? राजेंद्र प्रथम। संगम साहित्य में किस दक्षिण राजवंश का उल्लेख नहीं है? कदम। तमिल रामायण अथवा रामावतारम का लेखक कौन है? कंबन। तमिल रामायण तथा रामावतारम के लेखक कौन है? कंबन। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंहल का राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? कुलोत्तुंग प्रथम ने। चोल दक्षिण भारत में उत्तर ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते हैं। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किसके मध्य हुआ? चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोंडू के नाम से द पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक किया था? ओरिकोमेडू ने। संगम साहित्य में वर्णित कनंगी कौन थे? तमिल महाकाव्य मणिमेलखरे की नायिका थी। किस नदी को पांड्य राज की जीवन रेखा कहा जाता है? वेंगी। किस नदी को पांड्य राजा की जीवन रेखा कहा जाता है? वेंगी। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन थे? पंपा, पोन्ना और रन्ना। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन थे? पंपा, पोन्ना और रन्ना। संगम काल के चोल शासकों में से सबसे प्रतापी शासक कौन थे? करिकाल। संगम काल के चोल शासक में सबसे प्रतापी शासक कौन थे? करिकाल। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? पेरुंदेवनार। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? जिसने महाभारत को तमिल में अनुवाद किया था? पेरुंदेवनार थे। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन हैं? तिरुवल्लुवर हैं। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल जो है उसके लेखक कौन है? तिरुवल्लुवर हैं। संगम युगीन चोल शासक का धर्म क्या था? शैव। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? शैव। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों की रचना का काल क्या है? 100 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथ की रचना का काल क्या है? 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।